हेलो रॉकस्टार, वेलकम बैक टू आईमेक फाउंडेशन। मैं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे अपने बोर्ड एग्जाम की, जो कि बहुत ही पास आ गया है। ठीक है, अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है और चैप्टर्स थोड़े से ज़्यादा बचे हुए हैं, ये हम लोग जल्दी कवर करेंगे। तो इस जो ये चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था। आज इस चैप्टर का सेकेंड और आखिरी पार्ट है। आज इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, और फिनिश करने के बाद इस चैप्टर का जो भी आपको नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा, और पार्ट वीडियो जो इसका फर्स्ट पार्ट है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हम लोग कर चुके थे? आज हमको ये बता रहा था एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक क्या है? एक केमिकल होता है। ठीक है, एक केमिकल होता है जो कि क्या कहते हैं, जो माइक्रोब्स है उनके लिए हार्मफुल होते हैं। माइक्रोब्स के लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन ह्यूमन के लिए क्या होता है, वो यूजफुल होते हैं, यानी बेनिफिशियल होते हैं। इसीलिए क्या बोला गया, इसीलिए एंटीबायोटिक को क्या बोलते हैं? अगेंस्ट लाइफ ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रोब्स, बट प्रो लाइफ ऑफ ह्यूमन। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अच्छा ठीक है, ये जो एंटीबायोटिक होता है इसकी डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इसकी डिस्कवरी की थी, वो भी बाय चांस डिस्कवरी है। ठीक है, किए नहीं थे, हो गया था। कैसे हुआ था तो ये बताते हैं। पहले ये एक बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे थे। ठीक है, एक बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे थे जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, इस बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकस। इस बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद इसमें इसी प्लेट में कुछ दिन बाद उनको ये दिखा कि ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास इधर सर्टेन मॉड यहाँ पर ग्रो हो गए हैं। ठीक है, और इसके वजह से जो इसके आसपास के स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया है, इसके आसपास वो क्या होने लगे, खत्म होने लगे, डेड करने लगे। वो उधर वाले बचे नहीं, इसके आसपास वाले खत्म हो गए। तो इन्होंने जब चेक किया तो पता चला ये जो मॉल है ये कुछ केमिकल सीक्रेट कर रहा है जिसका नाम है पेनिसिलिन, और इस मॉल का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। इससे पेनिसिलिन ये केमिकल निकल रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो है वो किल कर रहे थे। तब इसीलिए इसको बोलते हैं बाय चांस डिस्कवरी। ठीक है, पेनिसिलिन, और ये क्या करता है, रिड्यूस या प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स या बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया था ये है, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्टेफाइलोकोकस, और स्मॉल फंगी क्या नाम है, पेनिसिलियम, और इससे जो एंटीबायोटिक मिला वो क्या है, पेनिसिलिन। ये क्या है, एंटीबायोटिक। ठीक है, अब आते हैं इधर, पीछे आते हैं। जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, एंटीबायोटिक्स। अच्छा, यहाँ डिस्कवरी नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। Antibiotics are chemical substance that kills or retard the growth of microbes. ठीक है, बेसिकली बैक्टीरिया एंड बोला लास्ट है प्रो लाइफ फॉर ह्यूमन, मतलब ह्यूमन के लिए क्या कहते हैं कि हार्मफुल नहीं होते एंटीबायोटिक्स। ठीक, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। इन्होंने बस ठीक है डिस्कवर कर लिया था, लेकिन
ये जो एंटीबायोटिक है इसकी जो फंक्शंस है इसको एक्सप्लेन करने वाले दो साइंटिस्ट हैं जिसका नाम है फ्लोरे और चैन, ठीक है। और एक्सप्लेन करने के बाद ही जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उस टाइम पे जो सोल्जर्स है उनको ट्रीट भी किया गया एंटीबायोटिक्स से। और बाद में 1945 में इन तीनों साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लोरे और चैन, इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था 1945 में। ये जो एंटीबायोटिक वो तो डिस्कवर कर दिए थे, लेकिन उसका नाम किसने दिया था? ये बक्समैन, सेल्मन बक्समैन। फ्लेमिंग basically discovered penicillin. When a penicillium notatum mold contaminated staphylococcus, जो कि वो बैक्टीरिया था, ठीक है, कल्चर प्लेट इनहिबिट बैक्टीरिया ग्रोथ अराउंड इट, मतलब ये जो नोटेटम में पेनिसिलिन नोटेटम ग्रो हुआ तो अपने आसपास के जो बैक्टीरिया थे उसके ग्रोथ को क्या कर दिया? प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया, इनहिबिट कर दिया। आगे द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स to treat American soldier during World War II, explained by Ernst Chan and Howard Florey, मतलब फ्लोरे शॉर्ट में फ्लोरे और चैन और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था कब? 1945। ये एंटीबायोटिक क्लियर हो गया, ये नोबेल प्राइज तीनों को लास्ट में मिल गया। अब आते हैं हम लोग कि एसिड्स एंड देयर सोर्स, मतलब इस चैप्टर में हम कौन कौन से मेन एसिड है उसको पढ़ना है, एसिड कौन से एसिड है और वो एसिड हमें कहाँ से मिल सकते हैं, उसका सोर्स क्या है। इसके लिए एक ही में हो गया है, इसको अलग कर देते हैं। लैक्टिक एसिड कहाँ से? लैक्टिक एसिड जो है इसका सोर्स क्या है? लैक्टोबैसिलस, जो कि एक बैक्टीरिया है। एथेनॉल ये कहाँ से? यहाँ इसका सोर्स क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, हम लोग पढ़ा, वो मॉल्ट ब्रेड जब बना रहे थे उस टाइम दिखाया था कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज करते हैं। इसके ये क्या है? फंगी है। ब्यूटारिक एसिड ये कहाँ से मिलता है? क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम से। ये क्या है? ये भी एक बैक्टीरिया है। और ये एसिटिक एसिड, ठीक है, ये है एसिटिक एसिड, थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है। एसिटिक एसिड इसका जो सोर्स है एसिडोबैक्टर एसिटाइन, जो कि एक बैक्टीरिया है। और लास्ट सिट्रिक एसिड, ये तुम्हारे एस्पेरजिलस नाइगर से, जो कि एक फंगी है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे। ठीक, ठंडी लग गया तो कहा ज़्यादा ही ये हो गया। इसके आगे देख लेते हैं ये लोग एंजाइम्स एंड देयर एप्लीकेशंस। कौन कौन से एंजाइम को पढ़ने में सबसे पहले आते हैं? जाइनेज, ये भी सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस ही, ठीक है। इसको थोड़ा अलग अलग कर देते हैं, थोड़ा सा नहीं तो मिक्स हो जाएगा, ठीक। कि इसका सोर्स क्या है और इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, और इसको भी अलग कर देते हैं। ठीक है, जाइनेज जो है ये फ्रॉम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, ये याद करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। एथेनॉल के प्रोडक्शन में क्या करता है? इसका यूज किया जाता है। लाइपेज फ्रॉम स्यूडोमोनास और एस्परजिलस, और इसका यूज कहाँ किया? जैसे डिटर्जेंट में और ठीक है वॉशिंग में इसे यूज किया जाता है, ताकि ये क्या करता है? ऑयल के स्टेन को रिमूव करने में हेल्प करता है। लॉन्ड्री में इसका यूज किया जाता है। तो ये इन सबसे आपका एक मैच द कॉलम आता है, ज़्यादातर मैच द कॉलम पूछे जाते हैं कि किसका यूज कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। या तो ये इसका एमसीक्यू पूछ लेगा कि किसका सोर्स क्या है। आगे देखते हैं पैक्टिनेज और प्रोटीएज, ये भी कहा सकते हैं एस्परजिलस से मिलते हैं। यूज फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड क्लीनिंग फॉर फ्रूट, जो जूस के बॉटल होते हैं उसको क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। आगे
साइक्लोस्पोरिन ए ये ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ट्राइकोडर्मा और पॉलीस्पोरम, ठीक है, सॉरी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इससे ये हमें साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है और इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, इधर ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग टाइप, इम्यूनोसप्रेसेंट मतलब एक तरह से इम्यून सिस्टम को लो करने के लिए काम किया जाता है, जब कभी ऑपरेशन वगैरह किया जाता है तब। ऑर्गन रिजेक्ट, प्रिवेंट ऑर्गन रिजेक्शन आफ्टर द ट्रांसप्लांट, ठीक है, जब ट्रांसप्लांट कराया जाता है फिर उस टाइम। स्टैटिन ये क्या है, अच्छा इसके पहले सोचते हैं, मोलस्कस परप्यूरस, ठीक है, ये तो याद ही करना पड़ेगा। स्टैटिन कहाँ से मिलता है, मोलस्कस परप्यूरस से, जो कि एक यीस्ट है। इसका यूज एक क्लॉट बस्टर के तरीके यूज होता है, ठीक है, क्लॉट, ऐसे उल्टा हो गया, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल पे क्या करता है, कम करता है। ब्लड ठीक, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट इसको बोला जाता है स्टैटिन। अब ये है स्ट्रेप्टोकाइनेज, 1 2 5 और ये 6। स्ट्रेप्टोकाइनेज ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया वहां से ये हमें मिलता है और ये क्या है, क्लॉट बस्टर के लिए इसको यूज किया जाता है। ये फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स टू पेशेंट हु हैव अंडरगोज मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, यानी कि हार्ट अटैक। ये आपको याद होना चाहिए और ये भी आपको याद होना चाहिए, बाकी आगे कॉन्सेप्ट ठीक। अब आगे मेन ये 3 या 4 नंबर, 3 4 या 5 नंबर में पूछता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। हेडिंग क्या है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी। तो पहले हमको सीवेज पता होना चाहिए, सीवेज क्या होता है, फिर उसके बाद हम जानेंगे उसको ट्रीट कैसे करना है। तो सीवेज क्या है, वो लिक्विड वेस्ट है जो कि इंडस्ट्रियल, मतलब इंडस्ट्रीज से निकलते हैं या फिर घरों से निकलते हैं, जो भी वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, उनको क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। तो पहले देखिए सीवेज, लिक्विड वेस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल सोर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन वेस्ट, ठीक है, रेन वाटर, रनफॉल, रन ऑफ एंड म्युनिसिपल वेस्ट, ये सब क्या है, सब सीवेज है। अब इस सीवेज को कैसे हम प्योर करना कि ट्रीट करके उसको वापस से रीयूज करने लायक बनाया, उसी प्लांट को हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इस प्लांट से हम जो भी सीवेज है उसके वाटर को प्योर मतलब फिल्टर करके या तो उसको रिवर में ड्रॉप कर सकते हैं या तो उसको फार्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं। STP is facility that processing waste water to remove contaminants, making the water safe for discharge और यूज, या तो इसको डिस्चार्ज कर दे या तो इसको रीयूज किया जा सकता है। और ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है इसमें टोटल 4 टैंक्स होते हैं, 4 टैंक होते हैं, 2 प्रोसेस होता है। 4 टैंक कौन सा, सबसे पहला इधर इसको देखें, 4 टैंक, 4 टैंक में से कौन सा है, सबसे पहले प्राइमरी सेटलिंग टैंक, ये पहला टैंक है। दूसरा है एडिशन टैंक, तीसरा है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक और चौथा है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये 4 टैंक है। प्रोसेस कौन सा है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब एक प्राइमरी प्रोसेस और जिसे हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी प्रोसेस जिसे हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है, ठीक। आगे आते हैं, थोड़ा सा टैंक बना लेते हैं, 4 टैंक बना लेते हैं। इस तरह से कुछ
ये लास्ट टैंक, ठीक है। जो भी सीवेज है, ठीक है, सबसे पहले इसको इस वाले टैंक में, जिसे हम लोग प्राइमरी, ये क्या है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। इसमें जो भी सीवेज है इसको हम लोग इसमें रखेंगे सीवेज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी फ्लोटिंग पार्टिकल्स है उसको हम लोग पहले उसको फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करने के बाद जो भी उसमें सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे चले आएंगे, जिसे हम लोग प्राइमरी स्लज बोलते हैं। और जो इफ्लुएंट है जो ऊपर तैरते हुए दिखाई देंगे ऊपर की तरफ, उसे हम लोग, जिसे हम सुपर डिटेंट बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट, ठीक है। तो जब हम इसको इसमें ले आएंगे कुछ ऐसा होगा, कुछ तो नीचे सेगमेंट हो जाएंगे और कुछ ऊपर ऐसे, और जो फ्लोटिंग प्लास्टिक वगैरह ये सब जो पार्टिकल्स है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। वो फिल्ट्रेशन हो गया, ये सेडिमेंटेशन हो गया, और ये जो बचा है ये प्राइमरी इफ्लुएंट है, प्राइमरी इफ्लुएंट, और ये क्या है, प्राइमरी स्लज। इसको भी रिमूव कर दिया जाएगा। ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है इसको इस वाले टैंक में, मतलब यहाँ से इस टैंक में ले आया जाएगा। रास्ता है तो यहीं से ले आते हैं, ठीक है। प्राइमरी इफ्लुएंट को किसमें भेजा जाएगा, एरिजिन टैंक में। ठीक है, एरिजिन टैंक। इसमें क्या होता है, अब जो ये प्राइमरी इफ्लुएंट है इसमें कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ वो क्या कहते हैं, फंगी भी होती है। ये दोनों एक मैस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम लोग फ्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाएगा, फ्लॉक्स, जो कि एक मैस लाइक स्ट्रक्चर है। ये फ्लॉक्स क्या करेगा, जो भी, अब जो ये प्राइमरी इफ्लुएंट है उसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा कौन, फ्लॉक्स। और इस टैंक में यहाँ पे जगह खाली होता है जहाँ से एक साइड से ऑक्सीजन को एंटर किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। नहीं तो वो डेड कर जाएंगे और ये डाइजेशन नहीं होगा। तो क्या होता है, ये फ्लॉक्स क्या करेगा, डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेगा। और इसमें जैसे जैसे डाइजेस्ट करता जाएगा BOD कम होती जाएगी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब एक कोई वेस्ट वाटर है या सीवेज है, उसमें जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा हमें BOD चाहिए होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो BOD भी क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि BOD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। कैसे, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा BOD होगा। अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ठीक। तो अब जो डाइजेस्ट करने के बाद ये फ्लॉक्स है, फ्लॉक्स क्या हो गए, नीचे डाइजेस्ट हो जाएंगे, मतलब नीचे सेगमेंट हो जाएंगे, और इसको हम लोग इसमें भेज दिया जाएगा। इसमें भेज देंगे, इस कौन सा टैंक है ये, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, इसमें क्या होता है, अब ये जो नीचे सेगमेंट हो गया है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। वो एक्टिवेटेड स्लज इस सेकेंडरी टैंक में आएगा। इस एक्टिवेटेड स्लज में से थोड़ा सा अमाउंट, अच्छा ठीक है, एक चीज और कर सकते हैं, जैसे जो ये पानी, इसके बाद जो पानी बचा हुआ है इस पानी को हम लोग या तो रिवर में डिस्चार्ज कर सकते हैं या तो फार्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और या तो इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एक्टिवेटेड स्लज है इसका जो मेजर पार्ट या स्मॉल पार्ट और एक मेजर,
मतलब जो थोड़ा सा अमाउंट है इसका, उसको हम वापस से किस में ले आएंगे, एरिजन टैंक में, एज अ इनोकुलम स्टार्टर की तरह इसका हम यूज करेंगे। जैसे हम लोग कर्ड के लिए इनोकुलम ले रहे थे, वैसे ही ये क्या है, एज अ इनोकुलम, इसको वापस से ले लेंगे थोड़ा सा अमाउंट। लेकिन जो मेजर पार्ट है इसको हम किस में सेंड कर देंगे वापस से, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, इसमें क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया। वो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जो फ्लॉक्स है, ये एक्टिवेटेड स्लज में क्या होगा, फ्लॉक्स में मतलब कि बैक्टीरिया और फंगी दोनों होंगे। तो वो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया और फंगस जो फंगी है उस दोनों को डाइजेस्ट करता है। और डाइजेस्ट करते करते क्या उसमें कुछ गैसेस प्रोड्यूस होंगी, जिसका नाम है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। ये तीनों गैसेस प्रोड्यूस होंगी और इन तीनों गैस का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस वाले टैंक में होता है कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट बैक्टीरिया प्लस फंगी, और डाइजेस्ट करेगा, साथ में ही प्रोड्यूस करेगा गैसेस एंड प्रोड्यूस CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड और ये सब गैसेस प्रोड्यूस करेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले फिर से बार रिकॉल करा लेते हैं। प्राइमरी सेटिंग टैंक में जो भी सीवेज था उसमें से फ्लोटिंग पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया गया, जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे चले आए, जो डिजॉल्व है मतलब जो डिजॉल्व है पानी में वो तो ऊपर रहेंगे, ऊपर ही रहेंगे, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी फ्लूइड। प्राइमरी फ्लूइड को हम एरिजन टैंक में सेंड करेंगे, मतलब वापस से ले जाएंगे। और इस प्राइमरी फ्लूइड में फ्लॉक्स हमें दिखाई देंगे, फ्लॉक्स मिलते हैं। और ये फ्लॉक्स होते क्या है, प्राइमरी फ्लूइड में जो फंगी और बैक्टीरिया होते हैं वो मिलकर एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन्हीं को फ्लॉक्स बोलते हैं। और ये फ्लॉक्स कब का एक्टिव होंगे, जब इनको ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन मिलेगा एरिजन टैंक में। ये क्या काम करेंगे, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उस प्राइमरी फ्लूइड में वो क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद क्या होगा, अच्छा जैसे से डाइजेस्ट होंगे मतलब ऑर्गेनिक मैटर कम होते जाएंगे पानी में, तो वो क्या होगा, बीओडी भी कम होते जाएगा, क्योंकि बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अब जो ये इसमें डाइजेस्ट करने के बाद जो भी नीचे सेडिमेंट हो जाएगा वो क्या है, तो हमारा एक्टिवेटेड स्लज है, उस एक्टिवेटेड स्लज को हम सेकेंडरी सेटिंग टैंक में ले जाएंगे और उसके बाद इसका थोड़ा सा अमाउंट वापस से ले आएंगे इनोकुलम के लिए। और एक्टिवेटेड स्लज का जो मेजर पार्ट है इसको हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में सेंड करेंगे। वहाँ पर होता क्या है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया और फंगी को डाइजेस्ट करेंगे और कुछ गैस प्रोड्यूस करेंगे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ पर सब कुछ लिखा होगा, इधर यहाँ पर कि प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये वाले यहाँ पर जो हो रहा है इधर, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेकेंडरी, यानी कि ये फिजिकल ट्रीटमेंट है और ये है बायोलॉजिकल। ब्यूटी क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। वो तो कंफ्यूजन, इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, वो गलत है। प्राइमरी सेटिंग द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड इन द इमेज प्राइमरी ट्रीटमेंट आल्सो नोन एज इमेज, ये जो मैंने बनाया है वही इमेज। फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, इसमें होता क्या, सबसे पहले लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स आर रिमूव्ड थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन थ्रू स्क्रीन्स, ठीक है। ग्रिट इज रिमूव बाय सेडिमेंटेशन, जो भी ग्रिट उसमें होंगे फिर वो क्या होंगे, नीचे चले आएंगे क्योंकि वो हैवी पार्टिकल्स है, आएंगे। ऑल सेटल्ड सॉलिड फ्रॉम प्राइमरी स्लज
और जितने भी सेटल हो गए सॉलिड उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज, जो कि मैंने डायग्राम बता दिया है। एंड सुपरनेटेड जो ऊपर फ्लोट कर रहा है वो क्या है, प्राइमरी इफ्लुएंट। द प्राइमरी इफ्लुएंट देन मूव्स टू द एडिजेंट टैंक फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए इनको उस टैंक में भेजा जाता है। नेक्स्ट सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, प्राइमरी इफ्लुएंट इज एडिटेड टू प्रमोट माइक्रोबियल ग्रोथ इन फ्लॉक्स। फ्लॉक्स मैंने बताया क्या होता है, which consume organic matter and reduce the biochemical oxygen demand, जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेंगे, कंज्यूम करेंगे और लो करेंगे किसको, बीओडी को। द फ्लॉक सेटलिंग टैंक टू फॉर्म्स एक्टिवेटेड स्लज। अब ये फ्लॉक से नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, उसी को हम बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज, जो कि मैंने बता दिया है। कलर थोड़ा चेंज करते हैं। सम एक्टिवेटेड स्लज इज रिटर्न एज अ इनोकुलम to the adjacent tank as an inoculum, while the rest is digested anaerobically। और जो बचा हुआ है उसको हम लोग डाइजेस्ट करेंगे anaerobically। कौन करेगा, anaerobic बैक्टीरिया। लास्ट वाला टैंक क्या है, anaerobic sludge digester। इसमें क्या करेंगे, anaerobic बैक्टीरिया डाइजेस्ट aerobic बैक्टीरिया, ठीक है, फंगी इन द स्लज में से बैक्टीरिया और फंगी को डाइजेस्ट कर देंगे और कुछ गैसेस प्रोड्यूस करेंगे। और वो गैसेस क्या है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CH4 H2S CO2। द रिजल्टिंग बायोगैस इज फ्लेमेबल। बायोगैस फ्लेमेबल होता है, इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, ठीक था। इसके बारे में बात करते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड करते हैं, मैंने बता दिया है, बस वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल क्या है, IMED फाउंडेशन के नाम से। BOD इज मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। अब आते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वहाँ खत्म हो गया आप लोग का, STP खत्म। नेक्स्ट है गंगा यमुना एक्शन प्लान। ये गंगा यमुना एक्शन प्लान क्यों 1885 में स्टार्ट किया गया है, 1985, ठीक है, स्टार्ट किया गया। इस प्लान के अंदर क्या होता है, जो भी द ऑब्जेक्टिव वाज बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को रिवर के आसपास लगाया जाए, ताकि जो भी वाटर पोल्यूशन पॉल्यूटेड हो रहा है उसको क्या पॉल्यूशन से रोका जाए, ठीक है, पॉल्यूशन को प्रिवेंट किया जाए। और देख लेते क्या है, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट 1985 अंडर दिस प्लान द ऑब्जेक्टिव was to build a large number of sewage treatment plant so that only treated sewage, only, ठीक है, only बोला है, only treated sewage would be discharged into the river। उसको वहीं पर क्या कि ऐसे होता था पहले भी, अभी भी होता है वैसे, ज़्यादातर नहीं। जो भी वेस्ट है, जो भी सीवेज, उसको डायरेक्ट रिवर में ट्रांसफर लोग कर देते थे। तो वो ये जो गंगा यमुना एक्शन प्लान है, वहाँ पर क्या, इसके अंतर्गत क्या होगा, जो भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है नदियों के आसपास लगाए जाएंगे, पहले वाटर को फिल्टर किया जाएगा, उसके बाद उसको रिवर में डिस्चार्ज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है। माइक्रोब्स जो होते हैं किस तरीके से बायो प्रोडक्शन, उनकी बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं, वो देख लेते हैं। इसको भी डायग्राम के थ्रू देखेंगे, कैसे देखेंगे आप लोगों ने, एक सेकेंड, हाँ, गोबर गैस का नाम तो सुना होगा बहुत लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। कुछ इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर कुछ इसमें जो काऊ डंग है, काऊ डंग प्लस वाटर का एक स्लरी बना लेंगे, प्लस वाटर, ये मिक्स हो जाएगा। तो फिर इसको हम लोग एक कंक्रीट की टैंक में, जो कि मिट्टी के अंदर 10 से 15 फीट गहरी होती है, ठीक है, इस तरीके से
इसमें ये आ जाएंगे। और जो काउ डंग होता है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम है मिथैलोजन। ठीक है, इसमें मिथैलोजन होगा। ये मिथैलोजन क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस करेंगे और ये कुछ गैसेस प्रोड्यूस करेंगी, प्लस प्लस CH4, ये गैसेस प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो गैसेस है इसको स्टोर करने के लिए यहाँ पर एक फ्लोटिंग टैंक लगा दिया जाता है। फ्लोटिंग टैंक लगा दिए, और ये फ्लोटिंग टैंक इसलिए है ताकि जिस हिसाब से गैस कभी ज़्यादा बने तो ये फ्लोट ऊपर चला है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा बने तो ब्लास्ट ही कर जाए। ठीक है, इसलिए इसको फ्लोटिंग कवर बनाया जाता है। ठीक है, फ्लोटिंग कवर। ये स्लरी है, इसको आया यहाँ पर कैल्कुलेशन हुआ, ये गैसेस प्रोड्यूस हुई, ये गैसेस हैं। तो ये गैसेस ऊपर आएंगी और यहाँ पर ये स्टोर। अब ये जो गैसेस हैं इनका हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पाइपलाइन लगा देंगे। गाँव बहुत सारे जगह आज भी यूज होता है इसका। ठीक है, कुकिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर लाइटिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो ठीक है, अब ये गैसेस प्रोड्यूस हो गया, अब जो ये वेस्ट बचेगा इसको हमेशा इसमें रहने नहीं देंगे। जब ये खत्म हो जाएगा मतलब ये बेकार हो जाएगा, गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब इसको क्या करेंगे, इसको रिमूव बाहर निकाल लिया जाएगा। ठीक है, इसको बाहर निकाल लिया जाएगा। निकाल लिया जाएगा। ठीक, अब ये जो वेस्ट है ये भी खराब नहीं हुआ, अभी भी इसका यूज किया जा सकता है एज अ मैन्योर। ठीक है, यूज एज मैन्योर, मतलब हर तरीके से पूरा यूज। पहले इधर यूज बायोगैस प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद इसका फिर मैन्योर की तरह इसका यूज कर सकते हैं, खेतों में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो यही क्या है, टोटल पूरा बायोगैस प्रोडक्शन है, यही सिस्टम है और यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब लास्ट हम लोग आते हैं टॉपिक माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर की तरह माइक्रोब्स कैसे यूज होते हैं वो दिखाते हैं। बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। बायो फर्टिलाइजर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट बूस्ट सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट ग्रोथ बाय सप्लाई की न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। The primary source of biofertilizer are bacteria, fungi and cyanobacteria. पहले बैक्टीरिया देख लेते हैं। बैक्टीरिया नाम सुना होगा, राइजोबियम, फ्रैंकिया एंड एजोटोबैक्टर। ये लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और सॉइल में नाइट्रोजन के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं। such as राइजोबियम, फ्रैंकिया एंड एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम act as nitrogen fix enriching the soil nitrogen content, soil में नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज कर देंगे। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, मतलब एल्गी नहीं बैक्टीरिया ये है जिसे लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलोटोरिया, ये क्या करते हैं, इन्वॉल्व नाइट्रोजन फिक्सेशन इन पैडी। जो पैडी के प्लांट है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन लोग करते हैं। ठीक है, लास्ट क्या है, फंगी। फंगी कैसे करता है, फंगी का एक जीनस है ग्लोमस। ठीक है, ये माइकोरिजा हेल्प प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड फॉस्फोरस। मतलब ये जो क्या नाम है, माइकोरिजा होता है, हायर प्लांट के रूट के साथ एसोसिएट हो जाता है और वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को, प्लस जो भी फॉस्फोरस है, न्यूट्रिएंट है, उनको एब्जॉर्ब करेगा। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैथोजन एंड इम्प्रूव टॉलरेंस इन स्टेरिलिटी एंड ड्राउट। ठीक है, जो प्लांट है उसको सूखने से और उसकी जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस कैपेसिटी उसको इंक्रीज करने का काम करता है। ये सारा क्या हो गया, यहाँ तक ये चैप्टर हो गया फिनिश। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको रटनी पड़ेगी, जैसे कि
कौन से केमिकल है, कौन सा एंजाइम है, उसका सोर्स क्या है, ठीक है, और उसका यूज़ क्या है, ये तो आपको रखना ही पड़ेगा। बाकी बायोगैस क्या होता है बस आपको पता होना चाहिए, उस पर आप खुद से भी लिख देंगे, वैसे नोट्स यहाँ पर है, ठीक है। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है ये पता है, 1 नंबर में शायद होता है, 1 या 2 नंबर में पूछ सकता है, गंगा रिएक्शन प्लान, ठीक है। और ये तो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंजाइम एसिड्स, ठीक है, तो यहाँ हो गया हम लोग का चैप्टर फिनिश, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, ठीक है।